ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिसे अपने ही क्लास के प्रोफेसर से प्यार हो जाता है। पहले तो प्रोफेसर साफ मना कर देता है, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि दोनों के बीच पागलपन वाला प्यार फुल स्पीड में चालू हो जाता है। अब तो हाल ये था कि किस करना उनके लिए उतना ही कॉमन हो गया था जितना लोगों के लिए हाय हेलो करना। समय गुजरती है और वो लड़की प्रोफेसर के फैमिली का हिस्सा बन जाती है, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है अना से, जो न्यूयॉर्क की रहने वाली एक स्मार्ट और बहुत ही खूबसूरत लड़की है। उसका सबसे बड़ा सपना था ऑक्सफोर्ड में जाकर पढ़ाई करना, और अब उसका वो सपना पूरा होने वाला है। उसकी माँ उसकी इतनी तारीफ करती है जैसे दुनिया की सबसे परफेक्ट बेटी वही हो। इसके बाद अगली फ्लाइट से वो ऑक्सफोर्ड पहुंच जाती है और अपना रूम देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वहाँ हर चीज इतनी खूबसूरत थी जैसे किसी फिल्म का सेट हो, और वाकई ऑक्सफोर्ड का माहौल बहुत ही पीसफुल है। इसके बाद वो शहर में घूमने निकल जाती है, क्योंकि अगले दिन से उसकी क्लास शुरू होने वाली थी। लेकिन सड़क पर पहुंचते ही एक कार वाला उसे पूरी तरह भिगोकर चला जाता है। अना को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर इसी हालत में वो एक शॉप पर जाती है और अपने लिए फिश और चिप्स ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में एक लड़का भी वहाँ चिप्स लेने आता है, जिसका नाम जेमी होता है, और ये वही कार वाला लड़का है जिसने थोड़ी देर पहले अना की ड्रेस खराब कर दी थी। अना उसकी कार देखकर पहचान लेती है और गुस्सा करने लगती है, पर जेमी थोड़ी फ्लर्टी टाइप का लड़का है और अना की बातों से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अना ज्यादा कुछ कह तो नहीं पाती, पर इनकी ये पहली मुलाकात और छोटा सा झगड़ा आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाला था। इसके बाद अगले दिन अना अपनी पहली क्लास में पहुंचती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ पढ़ना उसका बचपन से सपना रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है मैगी और उसकी दोस्त चार्ली से, जो उसके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब उनका प्रोफेसर क्लास में आता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का जेमी होता है। असल में जेमी यहाँ का स्टूडेंट रह चुका है और वो अपने टाइम में क्लास का टॉपर था, तो क्लास टीचर ने उसे एक टेम्परेरी प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट किया है लिटरेचर पढ़ाने के लिए। अना एकदम शॉक हो जाती है और जेमी अपने फ्लर्टी अंदाज में उसे थोड़ा छेड़ता भी है, यहाँ तक कि उसे एक पोएट्री पढ़ने के लिए भी कह देता है। फिर उसी पोएट्री के बारे में बहुत गहरी बातें करता है और कल सबको अपनी लिखी हुई एक एक पोएट्री लाने के लिए कहता है। जेमी की बातें और उसका ये अंदाज कुछ पल के लिए अना को काफी पसंद आता है। क्लास खत्म होने के बाद वो अना से बात करता है और कार वाले इंसिडेंट के लिए सॉरी भी कहता है। लेकिन तभी वहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। अना फिर मैगी के साथ जाती है, जो उसे एक साइकिल दिलाने के लिए ले जाती है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में साइकिल के बिना चलना काफी मुश्किल है। और यहाँ से अना की लाइफ धीरे धीरे एक नई स्पीड पकड़ने लगती है, जिसमें ब्रेक कम और फीलिंग्स ज्यादा होने वाली थीं। अगले दिन अना लाइब्रेरी में जेमी से मिलने जाती है और उसे अपनी लिखी हुई पोएट्री देती है, जिसमें वो कहती है कि एक आदमी किसी औरत से सिर्फ 6 महीने तक ही प्यार कर सकता है। पर जेमी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं होता, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सारे आदमी एक जैसे ही हों। तब अना उसे एक और पोएम सुनाती है, जो इस बार जेमी को सच में पसंद आती है। लेकिन तभी वहाँ सेसिलिया आ जाती है, जिसे अना जेमी की गर्लफ्रेंड समझती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अना अपने दोस्तों के साथ एक पब में जाती है, जहाँ अना को पता चलता है कि मैगी को टॉम नाम के एक लड़के पर क्रश है। तभी सेसिलिया भी वहाँ आती है और अना को कुछ और स्टूडेंट्स से मिलवाती है, लेकिन उनमें से एक लड़का अना को इनडायरेक्टली अमेरिकन बेवकूफ कहकर चिढ़ा देता है। अना तुरंत उसे जवाब देती है, जिससे दोनों के बीच बहस हो जाती है। लेकिन सही वक्त पर जेमी उस लड़के को रोक लेता है। फिर अना को निकलते हुए देखकर जेमी भी उसके साथ जाता है। अब यहाँ से दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। उस लड़के की वजह से अना को बहुत बुरा फील हो रहा था, इसलिए जेमी उसे ड्रिंक पर ले जाता है और उसकी हर बात बड़े ध्यान से सुनता है। अना बताती है कि उसे लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद है, पर उसे पता है कि लिटरेचर से जॉब नहीं मिलने वाली। फिर भी वापस न्यूयॉर्क जाकर वो अकाउंटेंट की जॉब कर लेगी। वो अपने बारे में और भी बताती है और जेमी उसकी बातों को बहुत इम्पोर्टेंस देकर सुनता है। फिर वो एक गाना गाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत ही बेसुरा गाता है। फिर भी दोनों बहुत हंसते हैं और वो पल यादगार बन जाता है। इसके बाद जेमी उसे घर छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में थोड़ी देर दोनों खाना खाने के लिए रुकते हैं और बातें करते करते वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जाते जाते एक पल ऐसा आता है जहाँ अन्ना उसे किस कर लेती है और उसे अपने रूम पर आने के लिए कहती है, लेकिन जेमी फिर कभी कहकर मना कर देता है। ये बात अना को थोड़ा इंसल्ट फील होता है, क्योंकि कभी कभी जिस इंसान से तुम उम्मीद करते हो वही सबसे अलग रिएक्ट करता है। फिर अगले दिन शाम को अना अपने दोस्तों के साथ एक हैलोवीन पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है।
चार्ली उसे समझाता है कि जेमी की हरकत पर इतना एम्बैरेस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लड़का ऐसा ही है। फिर वो पार्टी में जाते हैं जहाँ जेमी भी आता है, पर अना उसे जलाने के लिए एक दूसरे लड़के के साथ फ्लर्ट करती है और उसके बहुत करीब होकर डांस भी करती है, और जेमी ये सब देखता रहता है। पार्टी के बाद वो लड़का उसे घर छोड़ने जाता है और बातों बातों में उसे किस करने वाला होता है, लेकिन अना को अच्छा नहीं लगता और वो मना करके अकेले ही चली जाती है। अगले दिन क्लास में अना जेमी को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन जेमी उससे बात करता है और उसे ऑक्सफोर्ड की एक पुरानी लाइब्रेरी में ले जाता है। अना को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे किताबें पढ़ना और इस लाइब्रेरी में आना उसके विश लिस्ट में शामिल था। वहाँ जेमी उससे उस लड़के के बारे में पूछता है जिसके साथ उसने पार्टी में डांस किया था, क्योंकि रात से वो अंदर ही अंदर जल रहा था। अन्ना उसकी जेलेसी को समझ रही थी और बातों बातों में दोनों करीब आने लगते हैं और किस करने वाले होते हैं, लेकिन फिर दोनों बाहर भागते हुए आते हैं और बारिश में भीगते हुए एक दूसरे को किस करते हैं, और वहीं से उनका रिश्ता एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। इसके बाद जेमी उसे हॉस्टल छोड़ने जाने वाला था, पर अन्ना को कुछ और भी चाहिए था। पहले जेमी मना कर देता है, लेकिन फिर दोनों कार के अंदर एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इसके बाद जेमी इस रिश्ते को बस एक कैजुअल रिलेशनशिप का नाम देता है, और अन्ना को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि बिना किसी कमिटमेंट के वो एक साथ रहें, इसलिए वो भी हाँ कह देती है। अगले दिन सेसिलिया अन्ना से बात करने आती है और उसे इनडायरेक्टली जेमी से दूर रहने के लिए कहती है, पर अन्ना इस बात को ये कहकर इग्नोर कर देती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर वो मैगी से बात करती है और मैगी इस कैजुअल रिलेशनशिप को पूरी तरह सपोर्ट करती है। इसके बाद शुरू होता है इस रिलेशनशिप का सबसे मजेदार चैप्टर। दोनों के बीच क्लास से लेकर लाइब्रेरी तक हर जगह नजरों का खेल चलता रहता है। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, और अन्ना इस रिलेशनशिप को पूरी तरह एंजॉय कर रही होती है। अब किस करना उनके लिए एक आम बात बन चुकी थी। जेमी ज्यादातर वक्त अन्ना के कमरे में ही रहता था। वो दोनों साथ में रोमांटिक पोएट्री डिस्कस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जेमी के बिहेवियर में बदलाव नजर आने लगता है, जैसे वो अब सिर्फ कैजुअल नहीं रहना चाहता। वो अपने विश लिस्ट के बारे में अन्ना से बात करता है, उसको अपने घर ले जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो अपने भाई एडी को बहुत मिस करता है, जो किसी बीमारी के चलते मारा गया था। फिर बात करते करते उनका मूड शरारती हो जाता है और अन्ना रात में वहीं रुकती है, लेकिन सुबह जेमी का बिहेवियर अचानक बदला हुआ नजर आता है। अन्ना अगले हफ्ते एक बोट रेस में साथ जाने की बात करती है, लेकिन जेमी लाइब्रेरी के काम का बहाना करके मना कर देता है। अन्ना उसके रूड बिहेवियर को नोटिस करती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। इसके बाद बोट रेस का दिन आता है, जहां अन्ना अपने दोस्तों के साथ वहां जाती है, लेकिन वहां लाइब्रेरियन से अन्ना को पता चलता है कि जेमी तो एक हफ्ते से लाइब्रेरी आया ही नहीं। सेसिलिया भी वहां नहीं होती, जिससे अन्ना को शक होने लगता है कि जेमी उसके साथ डबल गेम खेल रहा है। वो सीधे जेमी के घर पहुंच जाती है, जहां उसे सेसिलिया मिलती है और अंदर जेमी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा होता है, लेकिन जेमी उसे देखते ही सख्त आवाज में वहां से निकल जाने के लिए कहता है। अन्ना कोई सवाल ही नहीं कर पाती और रोते हुए निकल आती है। 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों के बीच काफी दूरी बढ़ जाती है। फिर एक दिन जेमी खुद अन्ना के पास आता है और सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि उसका भाई एडी कैंसर से मारा गया था और सेसिलिया उसकी नहीं बल्कि एडी की गर्लफ्रेंड थी, और अब वो खुद भी उसी जेनेटिक बीमारी से लड़ रहा है। जेमी अन्ना को सच बता देता है कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला और वो कोई भारी भरकम ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, आखिर में उसके भाई की तरह ही उसे जाना होगा। वो अन्ना से कहता है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए और मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद शायद वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। लेकिन अन्ना साफ कह देती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन अब दिल में जो प्यार धीरे धीरे पनपने लगा है, उसे अब भी दोनों मानने से बचते हैं। और ये बात सच है कि कभी कभी सबसे सच्ची फीलिंग वही होती है जिसे हम सबसे ज्यादा छुपाते हैं। इसके बाद जेमी अन्ना के लिए एक खास चीज करता है। वो उसे एक बॉल पार्टी का इनविटेशन दिलवाता है, जो यूरोप में काफी फेमस होती है। दोनों साथ में पार्टी में एंट्री लेते हैं और अन्ना के दोस्त भी आए होते हैं। जेमी अन्ना को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है और वो उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जेमी अपने पिता को जानबूझकर इग्नोर करता रहता है, क्योंकि वो अपने भाई की मौत के लिए कहीं न कहीं अपने पिता को जिम्मेदार मानता है। वहीं मैगी अपने क्रश टॉम को देखकर खुश हो रही होती है। इसी बीच जेमी के पिता अन्ना से बात करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जेमी को ट्रीटमेंट के लिए मनाए। अन्ना भी वही चाहती है, लेकिन जेमी हर बार बात टाल देता है। सेसिलिया भी वहाँ होती है, जो अब भी एडी को याद करके टूट जाती है।
पार्टी में टॉम और मैगी फ्लर्ट करते हैं और उनकी केमिस्ट्री आगे बढ़ते हुए नजर आती है। वहीं जेमी और अना भी सबके बीच डांस करते हैं और पार्टी के माहौल में सब लोग एंजॉयिंग मूड में होते हैं। इसके बाद पार्टी खत्म होती है और जब दोनों रूम में होते हैं तभी अचानक जेमी बेहोश होकर गिर जाता है। वो घबरा जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अना हॉस्पिटल में उसके साथ ही रहती है और वहीं उसे एहसास होने लगता है कि वो जेमी से सच में प्यार करती है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। बाहर जेमी के पिता उदास बैठे होते हैं और अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होते हैं। कुछ दिन बाद जेमी फिर से क्लास में आता है, लेकिन उसके लेक्चर और बातें अब जिंदगी और मौत के बारे में और भी गहरी हो जाती हैं। वो पोएट्री समझाते हुए सबको बताता है कि एक दिन सभी को मरना है, तो क्यों ना उससे पहले जी भर के जिया जाए। अना ये सब सुनकर जैसे अंदर से टूट रही थी, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं पाती। समय धीरे धीरे गुजरता है और अना के न्यूयॉर्क लौटने का समय करीब आ जाता है, लेकिन अब तक वो और जेमी एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके होते हैं। अना के बर्थडे पर जेमी उसे एक खास जगह ले जाता है। वहाँ उसका असली घर होता है, जहाँ उसका बचपन बीता है। वो घर बहुत ही बड़ा और बिल्कुल एक महल जैसा था। वहाँ अना की मुलाकात जेमी की माँ से होती है और दोनों में जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन असली सरप्राइज अना को तब मिलता है जब जेमी उसके फ्रेंड्स को भी वहाँ बुला लेता है। अना बहुत खुश होती है और सब मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और खुशी के उन खूबसूरत पलों को ऐसे जीते हैं जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हों। लेकिन जेमी और उसके पिता के बीच फिर बहस हो जाती है, जहाँ उसके पिता उसे बेहतर इलाज करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन जेमी अब भी जिद पर अड़ा रहता है। अना ये सब कुछ देख रही होती है, जिसके बाद वो अकेले में जेमी को समझाने की कोशिश करती है, पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। फिर अना जेमी के पिता को एक गिफ्ट देती है। वो एडी की याद में एक मॉडल कार होता है, जिसे कई महीनों की मेहनत के बाद एडी और जेमी ने अपने हाथों से बनाया था। माहौल इमोशनल हो जाता है। सेसिलिया और अना भी बातें करती हैं, जहां पता चलता है कि सेसिलिया अब भी एडी से प्यार करती है। शाम को जेमी अपने पिता के साथ सोर्ड फाइट करता है और पहली बार दोनों के बीच थोड़ा सा कनेक्शन बनता हुआ दिखता है, जैसे सालों की दूरी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। डिनर पर भी जेमी के पिता बातें करते हुए इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि अब वो अपने दूसरे बेटे को भी खोने वाले हैं। इस बीच अना के दोस्तों को पता चलता है कि जेमी के पास बहुत कम वक्त बचा है, और जब सच सामने आता है तो सबकी हंसी कम होने लगती है। अब अना को 2 हफ्ते बाद न्यूयॉर्क लौटना है, लेकिन वो जाना नहीं चाहती। वो अपनी माँ से साफ कह देती है कि वो वापस नहीं आएगी। काफी समझाने के बाद उसकी माँ भी मान जाती है। अना ये बात जेमी को बताती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही, लेकिन जेमी इस बात पर गुस्सा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अना उसकी वजह से अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे। दोनों में इस बात को लेकर थोड़ा झगड़ा भी होता है। फिर अगले दिन दोनों वापस ऑक्सफोर्ड लौट जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। फिर आता है कन्वोकेशन का दिन, यानी ऑक्सफोर्ड का आखिरी दिन, जहां अना का मास्टर्स कंप्लीट हो चुका था। सभी दोस्त एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे थे। अना को अब वापस जाना चाहिए और जेमी भी वही चाहता है, लेकिन अना का दिल नहीं चाहता कि वो जेमी को आखिरी वक्त में छोड़कर चली जाए। वो लाइब्रेरी में जेमी से मिलने जाती है और बहुत ही इमोशनल होकर उसे समझाती है कि उसने वापस न जाने का फैसला कर लिया है। वो आखिरी पल तक जेमी के साथ रहना चाहती है, चाहे ये पागलपन ही क्यों ना हो। उस इमोशनल पल में दोनों एक दूसरे के करीब आकर किस करने लगते हैं, जैसे उनकी जिंदगी का ये आखिरी और सबसे खूबसूरत मोमेंट हो, और उस लम्हे को दोनों जी भर के जीना चाहते हो। लेकिन सुबह होते ही जेमी की हालत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अना तुरंत हॉस्पिटल कॉल करती है और उसे वहाँ ले जाया जाता है। जेमी अब बहुत कमजोर हो चुका था और डॉक्टर बताता है कि फिलहाल तो वो ठीक है, पर उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। कुछ समय बाद उसे घर शिफ्ट कर दिया जाता है और अना अब न्यूयॉर्क जाने का प्लान हमेशा के लिए कैंसिल कर देती है, क्योंकि कुछ लोग जगह से नहीं दिल से जुड़े होते हैं। अब दोनों उन बचे हुए वक्त को अच्छे से जीने का फैसला करते हैं। दोनों साथ में जेमी की विश लिस्ट पूरी करने निकलते हैं, एम्स्टर्डम जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। फिर पेरिस जाते हैं और उन आखिरी पलों को हंसते हुए जीते हैं, जैसे वक्त को धोखा दे रहे हों। लेकिन यहाँ कहानी एक ऐसा ट्विस्ट लेती है जो दिल तोड़ देता है, क्योंकि असल में इन जगहों पर जेमी अना के साथ था ही नहीं। उसकी विश लिस्ट की सारी ट्रिप्स अना अकेले पूरी कर रही थी और जेमी तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था। कभी कभी हम किसी की यादों के साथ सफर करते हैं और हमें लगता है कि वो अभी भी हमारे साथ हैं। आखिरी सीन में अना ऑक्सफोर्ड लौटती है और अब वो खुद एक प्रोफेसर बन चुकी है। वही क्लास और वही माहौल, लेकिन अब जेमी की जगह वो खड़ी है। वो जेमी के स्टाइल में पढ़ाना शुरू करती है, जैसे उसका एक हिस्सा अब भी जेमी के साथ जी रहा हो। और यहीं पर एक अधूरे एहसास के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों,
آپ نے بھی کبھی کسی سے اتنا سچا پیار کیا ہے جو آج بھی آپ کے دل میں زندہ ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔